वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे है। पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोगों को कहा जाता है। पंजाब की पुलिस ने अभी प्रस्ताव रखा है कि जो सिखिज्म के फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे के रूप में सेलिब्रेट करें। यह डिमांड 2019 में भी की गई थी, यद्यपि उस समय बात बन नहीं पाई थी। आखिर ऐसी मांग क्यों की जा रही है? कुछ संबंधित होंगे नानक देव जी, तभी तो इस बारे में ऐसी बात की जा रही है। गुरु नानक देव जी ने एक्चुअली में सभी फेथ एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में भेद नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य से 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये पैदल ही कई सारे इंपॉर्टेंट रिलीजियस लोकेशंस की यात्रा करते हैं। जैसे इन्होंने मक्का से हैदराबाद की यात्रा की, सिलहट से माउंट कैलाश की यात्रा की। कई सारे इंटरफेथ साइट्स को इन्होंने विजिट किया जो हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म और जैनिज्म से बिलोंग करते थे। इनकी इन यात्राओं को उदासीज भी कहा जाता था। उद्देश्य यही था कि रिलीजियस हार्मनी क्रिएट हो। जहां ये जाते थे वहां पर कई बार गुरुद्वारास भी कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। इनकी जो यात्राएं हैं उन्हें जन्म साखीज में डॉक्यूमेंट किया गया है। इनकी जो यात्रा वाली लोकेशंस हैं वो वर्तमान में आपको इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना में स्पेशली तिब्बत में, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान में मिलेंगे। 9 देशों में। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो वहां कोई जा नहीं सकता। सिग्निफिकेंस ये है, उस समय कोई ट्रांसपोर्ट के बहुत मैकेनिज्म तो होते नहीं थे, तो पैदल ही उन्होंने यात्रा की थी अपनी साथी भाई मर्दाना के साथ मिलकर। तो चूंकि इन्होंने पैदल इतनी यात्राएं की थी धार्मिक सद्भावना के लिए, तो वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे इनकी जन्म तिथि पर मनाया जा सकता है। गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म लाहौर के नजदीक में तलवंडी में हुआ था, जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से पुकारते हैं। इनकी जो फेमस टीचिंग्स हैं वो ये हैं कि ईश्वर केवल एक है, सभी लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें किसी ऐसे प्रीस्ट की जरूरत नहीं जो हमारे लिए रिचुअल्स परफॉर्म करे। उन्होंने कास्ट सिस्टम को डिनाउंस किया और यह कहा कि सभी लोग एक बराबर हैं, कास्ट और जेंडर कुछ भी नहीं होता। उनके गॉड का कॉन्सेप्ट था वाही गुरु का, मतलब एक ऐसी एंटिटी जो शेपलेस है, टाइमलेस है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित है और अदृश्य है, दिखती नहीं है। इन्होंने ईश्वर को कुछ और भी नाम दिए थे, जैसे कि अकाल पुरख और निरंकार। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के 974 पोएटिक हाइम्स हैं जो उन्होंने कंपोज किए थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वन्यार्स के बारे में है। मद्रास के हाई कोर्ट ने अभी वन्यार कम्युनिटी को दिया जाने वाला 10.5% का कोटा रद्द कर दिया है। इस कोटा को दिए जाने का अनाउंसमेंट तमिलनाडु की सरकार ने किया था। वन्यार्स के बारे में आपको बता दूं कि यह कम्युनिटी तमिलनाडु से बिलोंग करती है और वहां पर बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है वहां की, जबकि इनकी संख्या तमिलनाडु में काफी ज्यादा है। मतलब तमिलनाडु की 1/4 पॉपुलेशन, या आप 25% कह लीजिए, वो वन्यार कम्युनिटी से बिलोंग करती है। लेकिन ये अभी भी सोशियो इकोनॉमिकली काफी पीछे हैं, एजुकेशनली भी काफी पीछे हैं। तो वन्यार, जिन्हें कई बार वन्या भी कहा जाता है, इन्हें इसके पहले पल्ली भी पुकारा जाता था। ये एक कम्युनिटी है या फिर जाति है जो कि तमिलनाडु के नदन पार्ट में आपको मिलती है। 1980 के दशक में ही इन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया था। उस समय इन्होंने ये कहा कि हमारी इतनी बड़ी संख्या है लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो हमें कम से कम राज्य की एजुकेशन और जॉब में 20% रिजर्वेशन मिलना चाहिए और सेंट्रल सर्विसेज में भी 2% का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये डिमांड तो काफी पुरानी है लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। कुछ समय पहले ये अनाउंसमेंट किया गया था कि 10.5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने इसे क्वैश कर दिया है। तमिलनाडु में वैसे भी रिजर्वेशन काफी ज्यादा है और तमिलनाडु के पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिजर्वेशन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इवन जो और बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं जैसे कि थेवार्स या फिर गाउंडर्स, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं तो, वो भी सोशो और पॉलिटिकली काफी पावरफुल हैं वन्यास की तुलना में। वन्यास एक समय में काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन रखते थे पॉलिटिकल कम्युनिटी में भी 1940s एंड 50s में, लेकिन उसके बाद स्थिति खराब होती चली गई और अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। ये पूरा मामला आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आदि शंकराचार्य जी के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनकी 12 फुट की एक प्रतिमा को अनवेल किया है केदारनाथ में। ऐसी मान्यता है कि जो आचार्य हैं शंकराचार्य जी, उन्होंने यहीं पर समाधि अटेन की थी
9th सेंचुरी में, जब उनकी उम्र महज 32 वर्ष की थी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 एडी में हुआ था। उनका जन्म पेरियार नदी के किनारे कलादी विलेज में हुआ था, जो कि केरला की सबसे बड़ी नदी है। यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका जन्म केरला में हुआ है, यानी कि इंडिया के सदर्न पार्ट में, और वो समाधि लेते हैं कहां पर? केदारनाथ में, मतलब इंडिया के नदन पार्ट में। उन्होंने साउथ टू नॉर्थ पैदल यात्रा की थी। पूरे देश में घूमकर हिंदुइज्म को रिवाइव करने का काम किया था। भगवान शिव के डिवोटी थे। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत यानी कि मोनिज्म को प्रोपाउंड किया। इसका मतलब यह था कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि अंतिम सत्य ब्रह्म है, और आत्मा को अंतिम रूप में उसी में विलीन हो जाना होता है। तो दो सत्य नहीं है, आत्मा और परमात्मा, बल्कि एक परमात्मा है, और वो है ब्रह्म, और अल्टीमेटली हर चीज को उसी में मिल जाना है। इन्होंने वैदिक टेक्स्ट पर कई सारी कमेंट्रीज लिखी। कमेंट्रीज का मतलब होता है किसी भी चीज पर लिखी जाने वाली व्याख्या, जैसे कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इस पर इन्होंने कई सारी कमेंट्रीज लिखी हैं, यानी कि उनकी व्याख्या की है। ये बुद्धिस्ट फिलोसफर्स के विरोधी थे, क्योंकि उस समय भारत में बुद्धिज्म काफी तेजी से फैल रहा था। इसीलिए जो हिंदुइज्म की ग्लोरी है वो काफी ज्यादा कम हो रही थी। आदि शंकराचार्य जी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया और जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी उसे वीकन किया। इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो कि ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई एक कमेंट्री है। इसके अलावा भज गोविंद स्त्रोत, निर्वाण षटकम और प्रकरण ग्रंथ, ये इनको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया उस समय जब बुद्धिज्म इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, और आवश्यकता थी किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो इस बात की जिम्मेदारी ले कि हिंदुइज्म कैसे आगे जाएगा। इन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव करने के लिए देश के 4 कोनों में 4 सेंटर स्टैब्लिश किए, जिन्हें आप मठ कह सकते हैं। ये 4 सेंटर्स साउथ में श्रृंगेरी में कर्नाटका में है, ईस्ट में पुरी यानी कि उड़ीसा, वेस्ट में द्वारका यानी कि गुजरात, और नॉर्थ में उत्तराखंड यानी कि बद्रीनाथ। ये 4 लोकेशंस हैं जिनके जरिए इन्होंने भारत को लिंक किया 4 पार्ट में और हिंदुइज्म को रीस्टैब्लिश किया, ऐसा आप कह सकते हैं। कादर ट्राइब के बारे में है। अभी हाल ही में कादर ट्राइब से संबंधित कुछ परिवारों को अनाईमलाई टाइगर रिजर्व यानी कि एटीआर में कुछ जमीन पट्टा के रूप में दे दी गई। अगर कोई जमीन उन्हें पट्टा के रूप में मिल गई है, मतलब वो वहां पर कोई घर बना सकते हैं और आसपास के रीजन में कुछ खेती बाड़ी भी अगर कुछ उगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको अनाईमलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन दिखा देता हूं। अनाईमलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपको मिलेगी इंडिया के सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। यहां पर लोकेशन है अनाईमलाई की, मतलब बिल्कुल क्लोज मिलेगा आपको। ये तमिलनाडु के अलावा ये जो कर्नाटका और केरला का बॉर्डर है उसके पास में। थोड़ा और क्लोज मैप अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए, ये है इंडिया का सदर्न पार्ट और यहां पर है एटीआर। तो ये लोकेशन आपको दिख गई। देखिए, अब बात करते हैं कादर ट्राइब के बारे में। जो कादर ट्राइब है ये एक छोटी सी ट्राइब है जो सदर्न इंडिया में पाई जाती है। ये आपको केरला में कोचीन और तमिलनाडु में कोयम्बटूर का जो बॉर्डर वाला एरिया है वहीं पर मेजरली मिल जाएंगे। जो कादर्स होते हैं वो 5 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जो केरला में पाए जाते हैं उनमें से एक हैं। इनकी पॉपुलेशन स्टेट की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन की 5% है। कंफ्यूज मत होइएगा, हम स्टेट की टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेट की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन की, और उसका 5% ये स्पेसिफिक ट्राइब है। इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो इस ट्राइब के लोग हैं वो यूजुअली जंगलों में रहा करते हैं और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते। ये अपने लिए एक कच्चा शेल्टर बनाते हैं, वो छप्पर का बना हो सकता है, पत्तियों का। कई बार ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट भी कर जाते हैं अगर उन्हें लगता है कि वहां पर ज्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जंगलों से इकट्ठा करते हैं, जैसे कि हनी, वैक्स, सागो, कार्डमम, जिंजर और अम्ब्रेला स्टिक्स, जिसको ये बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं ऐसे लोगों को जो मर्चेंट्स हैं, प्लेन्स में रहने वाले। कई सारे इस कम्युनिटी के जो मेल पर्सन्स हैं वो एज लेबरर्स भी वर्क किया करते हैं। ये यूजुअली तमिल और कन्नड़ लैंग्वेजेस बोला करते हैं। वर्तमान में इस ट्राइब के लोग सामान्यतया हिंदू ही हैं। इनके कुछ बहुत ही प्रमुख देवी देवता हैं, जैसे कि अयप्पन, माँ काली और मालावजी। ये पॉलीथिज्म प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं। पहले ऐसा होता था कि ये इनविजिबल गॉड्स की पूजा किया करते थे, मतलब ऐसे देवता जो दिखते नहीं हैं। ये प्रथा अब इस ट्राइब में मोरलेस खत्म हो चली है।
लेकिन इस ट्राइब के अभी भी कुछ एल्डर्स हैं जो राइजिंग सन की पूजा करते हैं। स्टेटस की बात करें तो वैसे ये जो ट्राइब है उसे केरला में पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया गया है, लेकिन तमिलनाडु में ये दर्जा इन्हें अभी नहीं दिया गया है। अगर कोई भी ट्राइब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आ जाती है तो 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत उसे फॉरेस्ट के भीतर हैबिटेट के राइट्स मिल जाते हैं, मतलब वो जंगलों में रह सकते हैं। ये सारी बातें आपने इस ट्राइब के बारे में समझी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में है। यूनेस्को जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अभी हाल ही में श्रीनगर को अपने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि UCCN के तहत शामिल कर लिया है अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मॉडर्निटी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दुनिया भर में कई सारे शहरों का विकास हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि जब शहरों का विकास हो रहा है, ये विकास किस तरीके का है? क्या ये सस्टेनेबल है? ऐसा तो नहीं कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान कर रहे हैं इन शहरों को बनाकर। जब ये शहर बनाए जा रहे हैं तो क्या समाज का हर हिस्सा उससे जुड़ पा रहा है? क्या जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो उस नए शहर में भी अपनी जगह बना पाए हैं, या ये नए शहर उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दे रहे हैं? इन्हीं बातों को संज्ञान में लेकर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की कैटेगरी में वेरियस, या इस लिस्ट में वेरियस कैटेगरी में सिटीज को इंक्लूड किया जाता है। 2004 में इस नेटवर्क की शुरुआत की गई ताकि सिटीज आपस में कोऑपरेट कर सकें और क्रिएटिविटी को एनहेंस किया जा सके जब भी वो अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हो। तब यहां पर दुनिया भर में जो सिटीज हैं वो आपस में म्यूचुअली भी इंटरैक्ट करते हैं कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से, ताकि वो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन और कल्चरल वाइब्रेंसी के फील्ड में काम कर सकें। इन सभी चीज़ों का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर देखिए, किसी भी सिटी में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को इनकलकेट किया गया हो सकता है या फिर उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही हो, उसी आधार पर किसी सिटी को इस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाता है। 7 क्रिएटिव फील्ड्स की यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, मीडिया आर्ट, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब देखिए, बाकी सबका मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है फूड या क्यूजीन, खान पान, कुछ ऐसा जो बेहतर हो, अगर किसी सिटी में से एसोसिएटेड है तो उसे भी शामिल किया जाता है। लिटरेचर या म्यूजिक। सामान्य भाषा में आपसे कहूँ, अगर कोई शहर इन 7 चीज़ों में से किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। दुनिया भर की 295 सिटीज़ अभी तक इसका हिस्सा बन चुकी हैं, जो दुनिया के 90 देशों से बिलोंग करते हैं। भारत की बात करते हैं। भारत में अभी श्रीनगर के इंक्लूजन के बाद टोटल 6 सिटीज़ हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी हैं। इसके पहले 5 शहर अलग अलग कैटेगरीज में इसका हिस्सा थे, जैसे कि जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी में 2015 में इसका हिस्सा बना। वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के लिए। चेन्नई, ये भी म्यूजिक के लिए। मुंबई हम सभी लोग जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है तो फिल्म की कैटेगरी में। और हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में। ये सारी बातें आपने समझ ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आचार्य कृपलानी जी के बारे में है। 11 नवंबर को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें याद किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। 11 नवंबर 1888 को यानी कि 1888 को इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। इनका ओरिजिनल नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी हुआ करता था, इसीलिए इन्हें कई बार JB कृपलानी भी कह दिया जाता है। इन्हें प्यार से लोग आचार्य कृपलानी पुकारा करते थे। फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और साल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। ये फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर बन गए थे और काफ़ी तेजी से जो इनका पॉलिटिकल करियर था वो आगे बढ़ा। 1946 से 47 के बीच में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ये उसका भी हिस्सा थे और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी पार्ट बने। जब देश आज़ाद हो गया तब इन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली और कांग्रेस को छोड़ दिया। एक इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह काम करने लगे। अपनी ही पार्टी से ये 1952, 57, 63 और 67 का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं लोकसभा में और जीतते भी हैं। पहली बार इन्होंने 1963 में नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रपोज किया था सरकार के खिलाफ 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद।
1963 में सुचेता कृपलानी जी, जो कि इनकी ही पत्नी थी, वो कांग्रेस लीडर थी। उन्हें कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। वो भारत में पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्हें किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर बनाया गया हो, जबकि उनके पति यानी कि आचार्य कृपलानी जी कांग्रेस के ओपोनेंट ही बने रहे। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। कई बार ऐसा देखा गया है कि दो मित्र आपस में महज इस बात से विवाद में आ जाते हैं क्योंकि एक मित्र कांग्रेस का और दूसरा बीजेपी का समर्थक है या कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक है। ऐसा कई बार हस्बैंड और वाइफ में भी देखा जाता है जब उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफर कर रही होती हैं। कई बार ऐसे लोगों के बीच में यह विवाद देखने को मिलता है जो रिलेशनशिप में हैं और आगे भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा क्या, जहां पर सुचेता कृपलानी जी को कांग्रेस उत्तर प्रदेश का सीएम बना रही है और उनके हस्बैंड एक अपोजिशन खेमे में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी से डिफर करती है, इसकी वजह से आप अपने व्यक्तिगत संबंधों को खराब ना करें। अपने विचारों का आदान प्रदान करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस आधार पर किसी के प्रति अपने मन में खटास ना लेकर आएं, उससे विवाद में इतने ज्यादा ना उलझें कि स्थिति खराब हो और आपके संबंधों में खटास आए। इस चीज से बचें, क्योंकि ये इमेच्योरिटी शो करता है। किसी के भी पॉलिटिकल ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ दो दोस्तों के पॉलिटिकल ओपिनियन एक क्यों होंगे? क्या वो ट्विन है? क्या जुड़वा भाई बहन है? क्या अगर वो दो अलग फैमिलीज से, अलग सोशलाइजेशन से आ रहे हैं तो विचार अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कृपलानी जी नेहरू जी की पॉलिसीज के बहुत बड़े क्रिटिक थे। इंदिरा गांधी जी के रूल में भी उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगता था। इवन इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल में भी भेजा गया क्योंकि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। माई टाइम्स उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसे उनके मरणोपरांत 2004 में पब्लिश किया गया। 1912 से 1927 के बीच में उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए कई सारी जगहों पर पढ़ाया भी। उन्होंने उपनाम आचार्य 1922 के दौरान अवेल किया जब वो गुजरात विद्यापीठ में पढ़ा रहे थे, जिसे 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल करतारपुर कॉरिडोर के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर कर रही है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को एक बार फिर से रीओपन कर दिया जाए। इसके पहले इसे ओपन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर, लेकिन 20 महीनों से ये बंद था। बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक इसे बंद कर दिया गया था। देखिए इसमें है क्या कि जो करतारपुर कॉरिडोर है ये एक्चुअली में एक रास्ता है। ये रास्ता दो बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशंस को कनेक्ट करता है। इंडिया की तरफ आपको मिलेगा डेरा बाबा नानक श्राइन, जो कि सिखिज्म में एक होली प्लेस है। फर्दर बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है सिखिज्म में पाकिस्तान की तरफ, नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज दरबार साहिब गुरुद्वारा। तो पाकिस्तान का जो दरबार साहिब गुरुद्वारा है उसे इंडिया के डेरा बाबा नानक श्राइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये इंडिया का जो पंजाब प्रोविंस है गुरदासपुर में, वहीं पर सिचुएटेड है डेरा बाबा नानक श्राइन। मैप में देखिए ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। बिल्कुल बॉर्डर के पास में यहाँ डेरा बाबा नानक श्राइन है और यहाँ पर है करतारपुर साहिब। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का बॉर्डर है इसलिए इंडियन सिख फेथ के लोग इस लोकेशन को विजिट नहीं कर पाते थे। बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ऊंचाई से लोग केवल श्राइन को ही देख लिया करते थे। काफी पवित्र जगह है, इसी उद्देश्य से यहाँ पर भी दिक्कत आती है बिकॉज यहाँ पर बहुत लंबी लंबी एलिफेंट ग्रासेस उग जाती हैं, तो दूर से भी देख पाना संभव नहीं हो पाता। हालांकि पाकिस्तान की तरफ जो सोल्जर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो इन घास जो ग्रासेस हैं उनको ट्रिम करवा देते थे, कटवा देते थे, ताकि एटलीस्ट इस साइड से लोग उस लोकेशन को तो देख सकें। खैर अभी ये कॉरिडोर बन गया है तो वहां पर विजिट किया जा सकता है, ये सहूलियत हो गई है अब। इसे 550th जो बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, जो सिखिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, 12 नवंबर 2019 में इसे स्टार्ट किया गया ताकि सिखिज्म फेथ के लोग वहां विजिट कर सकें। एक और मैं आपको बात बताता हूं, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल सिखिज्म फेथ के लोग ही वहां विजिट कर सकते हैं। कोई भी इंडियन पिलग्रिम, वो किसी भी फेथ का हो, वो विजिट कर सकता है। तो ऐसा आपको ट्रिक किया जा सकता है एग्जाम में कि ओनली सिक्स, ऐसा नहीं है, किसी भी फेथ का व्यक्ति विजिट कर सकता है। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भी इस कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीजा की आवश्यकता नहीं है, केवल एक परमिट चाहिए होगा पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, वो अपना OCI कार्ड ले जा सकते हैं और पासपोर्ट, अगर उन्हें विजिट करना है तो। सुबह उजाला होते ही ये कॉरिडोर खुल जाता है और अंधेरा होने तक खुला रहता है। जो भी ट्रेवलर वहां जाते हैं उन्हें एक ही दिन में वापस आना होता है, आप स्टे नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस ये है कि ये श्राइन रावी नदी के किनारे है, जो कि लाहौर से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ पर मान्यता है कि सिख कम्युनिटी को असेंबल किया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल भी बिताए। और 1539 में जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, वो यही जगह थी। उसके पहले बहुत लंबा समय उन्होंने यहीं पे बिताया था। इंडियन साइड से ये विजिबल होता है। पहले लोग इंडियन साइड से ही इसे देखा करते थे और व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना हो इसके लिए पाकिस्तान के अथॉरिटीज घास वगैरह भी कटवा दिया करते थे। तो ये सब चलता था पहले। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सब्ज बुर्ज के बारे में है। सब्ज बुर्ज जो है उसे 4 सालों के प्रयास के बाद फाइनली कंजर्व कर लिया गया। टूट फूट गया था, खराब स्थिति में था। जो पुराना मटेरियल था या ट्रेडिशनल मटेरियल जो उससे मिलता जुलता हो, उसी का इस्तेमाल करके इसे फिर से बनाया गया। 16वीं शताब्दी का ये एक स्ट्रक्चर है। 1530 में इसे बनाया गया था। ये मॉन्यूमेंट मुगल एरा का है, इसकी स्टाइल से पता चलता है। मकबरा है, लेकिन इस मकबरे के नीचे बरी किसे किया गया है ये पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ इस मकबरे पे लिखा ही नहीं है। यद्यपि काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो इसकी सीलिंग है वो डबल डोम है। डबल डोम के बहुत कम स्ट्रक्चर्स हैं, जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है उसे प्योर गोल्ड और लेपिस, जो कि एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, उससे पेंट किया गया था। और कुछ ही ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं इस प्रकार के जो आज बचे हुए हैं, इसीलिए इन्हें कंजर्व करना जरूरी था। फ्लोरल मोटिव्स हमें मिल जाते हैं इसकी सीलिंग पे। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मुगल एरा के टेक्सटाइल या मिनीचर पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। तो पता चल जाता है आराम से कि ये मुगल एरा का ही एक स्ट्रक्चर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल उनाके ओबावा के बारे में है। कर्नाटका की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 11 नवंबर को हर साल उनाके ओबावा जयंती मनाएंगे। उनाके ओबावा एक वुमेन वॉरियर थी जो सिंगल हैंडेडली हैदर अली की फोर्सेस से लड़ गई थी। इस लड़ाई में उन्होंने पेस्टल का इस्तेमाल किया, जिसे कन्नड़ लैंग्वेज में उनाके बोलते हैं। ये पेस्टल क्या होता है? ओखली में सिर दिया तो मूसलों से डरना क्या, ये एक कहावत आपने सुनी होगी। तो ओखली एक पत्थर की डिप्रेशन वाली आकृति होती है, जिसमें किसी अनाज को रख के कूटा जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। इसके लिए लकड़ी के एक मूसल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बीच में एक हत्थानुमा आकृति होती है जहां से इसे पकड़ा जा सकता है। भारी होता है ये। महिलाएं इसका अक्सर इस्तेमाल करती थी अनाज को कूटने, तोड़ने या दाल वगैरह तैयार करने के लिए। तो उनके हाथ इस पर बैठे होते थे। तो इसी पेस्टल उनाके का इस्तेमाल किया गया ओबावा जी के द्वारा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। ये जो संघर्ष था वो चित्रदुर्ग में हुआ था, जो वर्तमान के कर्नाटका में है। घटना 18 सेंचुरी की है। वो चित्रदुर्ग फोर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी ली इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ये जो चित्रदुर्ग फोर्ट था उस समय, वो मदाकारी नायक का हुआ करता था 18वीं शताब्दी में, जिनके ऊपर हैदर अली की फोर्सेस ने हमला किया था। चित्रदुर्ग फोर्ट, इसे लोकली एलुसुत्तिना कोटे भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा फोर्ट जो 7 सर्कल से बना हुआ है। ये कन्नड़ लैंग्वेज में इसे एलुसुत्तिना कोटे पुकारते हैं। ये आपको बेंगलुरु से 200 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। उनाके ओबावा एक सोल्जर थे। कहाले मुड्डा हनुमा ये फोर्ट को गार्ड करते थे, उन्हीं की वाइफ थी। ओबावा जी का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ओबावा जी को कन्नड़ प्राइड के रूप में या उसके एक सिंबल के रूप में स्वीकार किया जाता है कर्नाटका स्टेट में। उन्होंने जो करेज दिखाया, क्विक थिंकिंग दिखाई चित्रदुर्ग फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आज भी याद किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभी 2018 में चित्रदुर्ग की पुलिस ने ओबावा पद एक स्क्वाड वुमेन का तैयार किया था, वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स का, जिनका काम था कि वो वुमेन को प्रोटेक्ट करें और एजुकेट करें डिस्ट्रिक्ट में। बाद में इसे बेंगलोर तक भी एक्सटेंड कर दिया गया। ये सारी बातें उनाके ओबावा के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जनजातीय गौरव दिवस के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का मन बनाया है। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उन्हें याद करें और आने वाली जनरेशन उनके सेक्रीफाइस को, उनके बलिदान को एक्नॉलेज करे। कई सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जो ट्राइबल रीजन से हमारे देश के लिए लड़े। हम चाहते हैं कि हम इस दिन को उन्हें याद करने के लिए सेलिब्रेट करें। कई सारे ट्राइबल्स थे जिन्होंने एफर्ट किए इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, और उन्होंने अंग्रेजों के सामने लोहा लिया। जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए रांची में एक म्यूजियम भी इनॉग्रेट किया जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। 15 नवंबर क्यों चुना गया? क्योंकि 15 नवंबर एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। नाम से आप परिचित होंगे, बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था मुंडा ट्राइब में।
इन्होंने एक ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ मॉडर्न डे झारखंड और बिहार में। उन्हें इसके लिए याद किया जाता है और कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग उन्हें गॉड की तरह पूजते भी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बाबा साहेब पुरंदरे जी के बारे में है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर दुख जताया। ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे, इतिहासकार थे और थिएटर पर्सनालिटी भी थे। इन्हें शिव शहीर बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से भी पुकारा जाता था। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, इनका देखिए 1922 से 2021 के बीच में इनका जीवन काल रहा। लगभग 99 साल इनका जीवन रहा। बाबा साहेब पुरंदरे, इन्हें पॉपुलरली पुकारा जाता था। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने छत्रपति शिवाजी के जीवन से संबंधित कई सारे लेख लिखे, बुक्स लिखी, राइटिंग्स की। शिवाजी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। चूंकि वे शिवाजी के बारे में बहुत बढ़िया लिखा करते थे, इसीलिए इन्हें शिव शहीर ये नाम दिया गया था। मतलब शिवाजी के पोएट या ऐसे व्यक्ति जो शिवाजी के बारे में लिखते हैं। तो ये शिव शहीर का मतलब भी यही था। इनके फेमस वर्क की बात करें तो जो मराठा किंग छत्रपति शिवाजी थे, उनके ऊपर इनकी राइटिंग्स काफ़ी प्रोमिनेंट रही हैं। ये उनके लाइफ और अचीवमेंट के बारे में बहुत ही यंगर एज से ही लिखना शुरू कर चुके थे। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है थिनग्या। इसे आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो स्पार्क्स ऑन शिवाजी बोल सकते हैं। इनके कुछ और भी काम हैं, जैसे कि राजा शिवाजी छत्रपति और केसरी। इनकी एक किताब नारायण राव पेशवा के ऊपर भी है। इसके अतिरिक्त इनका एक ड्रामा है जानता राजा। इसे 5 लैंग्वेजेस में अभी तक ट्रांसलेट किया जा चुका है 1985 से लेकर अभी तक। ओरिजिनली तो इसे मराठी में ही लिखा गया था। इनके इसी ड्रामा के लिए इन्हें कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा, और ये सम्मान इन्हें 2007-2008 में दिया गया था। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं। 2019 में पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और 2015 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने प्रोमिनेंट पर्सन रहे हैं ये अपने जीवन काल में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पोचमपल्ली विलेज के बारे में है। पोचमपल्ली विलेज, जो कि आपको तेलंगाना में मिलेगा, उसे हाल ही में वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में क्लासिफाई कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO के द्वारा। बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव, ये UNWTO का इनिशिएटिव है। क्या है ये? इसके जरिए वो ऐसे गांवों को आइडेंटिफाई करते हैं जो टूरिज्म के माध्यम से अपने कल्चर, ट्रेडिशन और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ताकि उन गांवों को रिकॉग्नाइज किया जा सके, वहां पर और लोग जाएं और उन गांवों को और मौका मिले कि वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को और अच्छी तरीके से निखार सकें, सेफ गार्ड कर सकें। ये उन गांवों को अवार्ड देने जैसा है जिन्होंने काफी लंबे समय से अपनी गुड प्रैक्टिसेस को शोकेस किया है, दिखाया है, और लोगों के लिए एक बढ़िया रूरल डेस्टिनेशन तैयार करता है ये इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य ये भी है कि हम गांवों को सपोर्ट करें ताकि उनका रूरल टूरिज्म पोटेंशियल बढ़े। इसके जरिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, अपॉर्चुनिटीज कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में भी उन्हें सिखाया जाता है। जैसे अभी हमें पोचमपल्ली विलेज के बारे में पता है, तो तेलंगाना के विजिट पर अगर कोई जाता है तो कोशिश करेगा कि एक बार पोचमपल्ली विलेज में भी हो लिया जाए। तो ये फायदा होता है इस प्रकार के इंक्लूजन से। पोचमपल्ली एक टाउन है जो कि आपको नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का जो है वहां पर मिलेगा। इसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है, बिकॉज यहाँ पर सिल्क का बहुत ही बढ़िया काम होता है। सिल्क की जो साड़ी बनाई जाती है उसे एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक से वीव किया जाता है, यानी वीव किया जाता है, यानी कि बुना जाता है। उस टेक्निक को कहा जाता है इकत। देखिए, इकत टेक्निक आपको जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं उसे कुछ इस तरीके से वीव करते हैं तो ऐसा दिखेगा। ये मोहतरमा कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो कोट पहन रखा है ये इकत स्टाइल में ही बुना गया है। ठीक है। फर्दर, इकत मलेशियन और इंडोनेशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाई एंड डाई, रंगरेजी करना या कपड़े तैयार करना। ये डाइंग टेक्निक भी है। इसका जो एक विशेष स्टाइल है टेक्सटाइल पैटर्न देने का, इसी के लिए इसे 2004 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग भी दिया गया। पोचमपल्ली भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि विनोबा भावे जी ने यहीं से भूदान मूवमेंट की शुरुआत की थी। भूदान मूवमेंट में ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, उनसे वो ये कहते थे कि जो भी जमीन आप दान देना चाहते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो लैंडलेस है, जिसके पास जमीन नहीं है, क्योंकि उस समय तक जो लैंड लॉज हैं वो अच्छे से आ नहीं पा रहे थे। तो काफी सक्सेसफुल रहा था और कई सारे लोगों ने अपनी जमीन ऐसे लोगों को दान की जिनके पास जमीन नहीं थी। तो 18 अप्रैल 1951 में ये जो भूदान मूवमेंट शुरू किया गया था वो पोचमपल्ली से ही किया गया था।
वर्तमान में 2 रूम का विनोबा भावे मंदिर भी वहां पे एग्जिस्ट करता है, जहां पर विनोबा भावे जी रहा करते थे जब वो पोचमपल्ली में जाते थे। यूएनडब्ल्यूटीओ की बात करें तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कोशिश करती है कि टूरिज्म को बेहतर बनाया जाए। 1975 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्ड है स्पेन के मैड्रिड में। यूएनडब्ल्यूटीओ इनकरेज करता है कि टूरिज्म में क्या बेसिक नॉर्म्स होने चाहिए, ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, ताकि टूरिज्म को हम मैक्सिमाइज करें और वो किसी भी रीजन में सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सके और निगेटिव इम्पैक्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रानी गाइडिनल्यू के बारे में है। यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी फाउंडेशन स्टोन रखा है रानी गाइडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। ये म्यूजियम मणिपुर में बनाया जा रहा है। वहां पर जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जो अचीवमेंट्स रही या जो उन्होंने प्रयास किए उन्हें शोकेस किया जाएगा। बात करते हैं रानी गाइडिनल्यू के बारे में। 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। मणिपुर में एक गांव है लुआंगकाओ। ये एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी जो एक नागा ट्राइब है रोंगमेई, उसी से बिलोंग करती थी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लड़ाई लड़ी। जब इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की तो इनकी उम्र महज 13 साल थी। एक्चुअली में इनके एक चचेरे भाई थे, नाम था हैपऊ जदोनंग। ये एक रिलीजियस लीडर थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज थी ट्राइबल एरियाज में, ये उसका सख्ती से विरोध करते थे और वो जो उनके ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था। जो रानी गाइडिनल्यू थी वो अपने चचेरे भाई हैपऊ जदोनंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और वो उनकी इस टीम का हिस्सा बन गई और उनकी लेफ्टिनेंट भी बन गई। जो जदोनंग जी थे उन्होंने एक हेराका मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था। ये काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट था जिसके माध्यम से जो उनका एक एंसेस्ट्रल नागा रिलीजन है वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज थे। फर्दर वो एक इंडिपेंडेंट नागा किंगडम चाहते थे जो अंग्रेजों से अलग हो, अंग्रेजों से आजाद हो। रानी गाइडिनल्यू उनकी एसोसिएट बन गई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। जदोनंग से डेफिनेटली अंग्रेज चिढ़े हुए थे। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद इस पूरे मूवमेंट की कमान रानी गाइडिनल्यू के हाथों में आ गई। धीमे धीमे ये मूवमेंट रिलीजियस से पॉलिटिकल हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस रिवोल्ट का रूप ये ले चुका था। कई सारे प्रयास किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा रानी गाइडिनल्यू को पकड़ने के, वो असफल रहे। लेकिन अंततः महज 17 वर्ष की आयु में वो अंग्रेजों के हाथ आ गई और उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया। उनके रोल को एक्नॉलेज करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें डॉटर ऑफ हिल्स और रानी का टाइटल दिया। वो उनसे जेल में मिलने भी गए थे और काफी कोशिश की थी कि उन्हें आजाद करवा लिया जाए। यद्यपि आजादी तो उन्हें देश के आजाद होने के बाद ही मिली, लेकिन उसके बाद उन्हें रानी गाइडिनल्यू के नाम से पुकारा जाने लगा। 2016 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशन किया उन्हीं के नाम पर, आईसीजीएस रानी गाइडिनल्यू। उम्मीदतन आप इनके कंट्रीब्यूशन को समझ पाए होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत गौरव स्कीम के बारे में है। इंडिया में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। रेलवे इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहता है और इसीलिए लॉन्च किया गया है या अनाउंस किया गया है भारत गौरव स्कीम। इसके पहले अभी तक आपने रामायण सर्किट का नाम जरूर से सुन लिया होगा। रामायण सर्किट में क्या होता है? रामायण सर्किट में एक ट्रेन चलेगी जो रामायण से एसोसिएटेड सभी लोकेशंस पर रुकेगी। टूरिस्ट को वहां पे विजिट करवाया जाएगा, उनके अकोमोडेशन, उनकी फूडिंग की व्यवस्था की जाएगी। जो ऑन रोड ट्रिप है उसे भी अरेंज किया जाएगा और पूरी ट्रिप कंप्लीट कर दी जाएगी। ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स होती हैं। जैसे कि सिमिलरली गुरु कृपा ट्रेन जो है वो गुरु नानक से संबंधित सभी प्लेसेस को टच करते हैं। जैसे कि रामायणा थीम की ट्रेन लॉर्ड राम से संबंधित सभी प्लेसेस को टच करते हैं और वहां पर विजिटर्स को विजिट करवाते हैं, लोकेशंस को दिखाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब हम ऐसे कई सारे और सर्किट बनाएंगे अंडर भारत गौरव स्कीम। अभी तक रेलवे पैसेंजर सेगमेंट और गुड्स सेगमेंट में ही डिवाइडेड थी। अब एक तीसरा सेगमेंट तैयार हो रहा है, दैट विल बी सेगमेंट फॉर टूरिज्म। इसमें कोई रेगुलर ट्रेन नहीं जाएंगी जो हर दिन आएंगी या जाएंगी। एक ट्रेन जब इसमें चलती है तो वो 15 दिन 17 दिन रन करती है और पूरी ट्रिप कंप्लीट करती है। कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटी ये कह सकते हैं कि हम इस थीम पर ट्रेन चलाना चाहते हैं। जो उसकी जिम्मेदारी लेंगे उन्हें सभी सर्विसेज पैसेंजर्स को देने होंगे, जैसे कि रेल ट्रेवल, होटल एकोमोडेशन, साइट सीइंग अरेंजमेंट, विजिट,
टूर गाइड्स, सब कुछ। और उसके लिए वो एक इंक्लूसिव पैकेज तैयार करेंगे जो कि टूरिस्ट पे करेगा। इस स्कीम का बेनिफिट ये होता है कि इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को लोगों तक पहुंचाएगा और उन्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस तक पहुंचाकर उनकी सिग्निफिकेंस को पोर्ट्रे करेगा। क्राफ्ट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहले का नाम है रिवाइवल ऑफ नमदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर एज स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट। इसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 या 3.0 के तहत लॉन्च किया गया। दूसरा, अपस्किलिंग ऑफ आर्टिसंस एंड वीवर्स ऑफ कश्मीर अंडर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखिए, दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम मैंने आपको सीधे सीधे बता दिए। पहले वाले के नाम से एकदम साफ पता चल रहा है कि कश्मीर में जो नमदा क्राफ्ट है हम उसे रिवाइव करेंगे, और दूसरे का मतलब साफ एकदम पता चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक कंपोनेंट था कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से कोई स्किल है तो हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसका सर्टिफिकेट उसे दे देंगे। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अभी लॉन्च किया गया। अब यहां पर देखिए, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कश्मीर का नमदा क्राफ्ट है हम उसे रिवाइव करें और जो आर्टिसंस उनमें इन्वॉल्व हैं उनके आर्ट को रिकॉग्नाइज करें। अब ये नमदा क्राफ्ट क्या होता है? देखिए, ये ऊन से बना होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें वीविंग नहीं की जाती, मतलब ऊन को बुना नहीं जाता, बल्कि फेल्टिंग की जाती है। फेल्टिंग का मतलब क्या होता है? एक बेस तैयार करते हैं, उस बेस के ऊपर जो रुई है उसे बिखेर देते हैं, इसे रोल करके इसमें एकदम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसे सप्रेस किया जाता है, और सप्रेस करने के लिए एक प्रकार का इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये एक प्रकार से बैठ जाए, बराबर हो जाए। फिर प्रेस करते हैं, दबाते हैं एक प्रकार के टूल से जिसे पिंजरा कहा जाता है। ऐसे होता क्या है कि लेयर के ऊपर लेयर, कई सारी लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं और ऊन का एक मोटा सा कारपेट नुमा कपड़ा तैयार हो जाता है या एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इनिशियली इसका इस्तेमाल सर्दी या बरसात से बचने के लिए किया जाता था। आज इसका इस्तेमाल कारपेट के तौर पे करते हैं, डेकोरेटिव आइटम के तौर पे करते हैं। बाद में इसके ऊपर कुछ कढ़ाई वगैरह कर देते हैं ताकि ये सुंदर दिखने लगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।